Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow Classes. Today we are going to discuss घटना चक्र. ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में घटना चक्र का चैप्टर करवाया था. चैप्टर कौन सा था बच्चों, आप बताइए. वो चैप्टर मैंने करवाया था. उस चैप्टर के साथ साथ मैंने प्राचीन भारत का इतिहास करवाया था, पाषाण काल. ठीक है. उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया था स्टूडेंट. 2013 में एग्ज़ाम हुआ था. ठीक है ना, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है. उनके जो क्वेश्चन थे, उनके क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन थे स्टूडेंट, मैंने ऑप्शंस को भी क्या करा था, एनालाइज करा था, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन किया था. ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर के साथ ऑप्शन को भी. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हमने एक तो क्वेश्चन पेपर को हमने क्या करा, सॉल्व करा. इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस की जो चीज़ें उनको भी पढ़ते चलना है. उसके बाद में हम कुछ बीच में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उनको भी सॉल्व करेंगे. ओके. क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करने के साथ साथ हमारे पास उस तरह की नॉलेज होना चाहिए, उसको जो हम बहुत ईजी वे में क्या कहते हैं टिक कर पाएँ, क्वेश्चन के आंसर देखते के साथ पहचान सके. तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे सब्जेक्ट जो है उसकी भी हमें डीपली नॉलेज होना चाहिए. तो हम सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज. तो हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट संदर्भ सभ्यता. क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संदर्भ सभ्यता. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता. क्या स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक लोगों के लिए डील वाला बैल था. लोगों के लिए डील वाला बैल. सिंधु सभ्यता की बात हो रही. सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था. तो क्या था, एक देशी पशु था, या फिर विदेशी पशु था, या फिर पवित्र पशु था, या फिर बलि का पशु था. तो देखिए, अगर हम बात करें इसके पशु की, तो वो कैसा था, क्या हुआ था कि जब खुदाई हुई थी ना, तो उससे पता चला था कि संदर्भ सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जहाँ खुदाई हुई थी, तो उनसे पता चला कि वहाँ के जो मुद्रांकन थी, ठीक है ना, मुद्रांकन के अलावा जो वहाँ के सिक्के थे और ताम्रपत्र थे और कई सारी चीज़ें ऐसी मिली जहाँ पर देखा कि डील वाला यानी कि कुबड़ वाला जो था बैल था बना हुआ. तो इस बात से पता चला कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, तो जो डील वाला जो बैल था, जब काफ़ी जगह पर अंकित हुआ मिला, तो लोगों ने जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये जो है एक पवित्र क्या है, पशु होगा. तो उसके आधार पर इसकी एक्सप्लेनेशन की, समझेंगे हम एक्सप्लेनेशन को. देखिए, लिखो सैंधर्व सभ्य धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है. यानी कि जो सैंधर्व सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है स्टूडेंट, उस टाइम लेखन जो क्षमता है उस टाइम उसका अभाव था. ठीक है ना, रिटर्न में कोई ऐसे साक्ष्य या क्लू नहीं मिले हैं. केवल क्या हुआ, पुरातात्विक शास्त्र, यानी कि पुरातात्विक शास्त्र, पुरानी जो तत्व थे उनके साक्ष्यों के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि सैंधव सभ्यता के अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरें, मुद्रांकन, ताम्रपत्र पर क्या बना हुआ था, डील वाला बैल था. देखिए, मैंने बताया ना आपको, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है. तो इसी के आधार पर विद्वान जो थे उन्होंने बताया कि ये सिंधु सभ्यता का जो डील वाला बैल है वो क्या है, एक पूजनीय पशु है. तो पूजनीय पशु यानी कि यहाँ पर क्या दे, पवित्र पशु. ये इसका राइट आंसर है. ठीक है, यही क्वेश्चन 2005 में पूछा गया. और क्या, मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उनके ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे. तो इसलिए हम इसको करते हुए चलेंगे, ऑप्शन को भी. ठीक है, अब हम आगे देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, और उन्होंने और कुछ बताया हुआ है. इसमें बताया हुआ है कि मार्शल, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ. देखिए, अब इस एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा, जो पशु थे उनकी पूजा वो है, वो किसकी प्रतीक थी, शक्ति की. पशुओं की जो पूजा होती थी वो शक्ति के प्रतीक के रूप में होती थी. पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती थी. मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज़ मिला. क्या मिला स्टूडेंट, एक ताबीज़ मिला. ताबीज़ पर क्या था स्टूडेंट, एक नाग. ठीक है, ताबीज़ पर क्या था, एक नाग था जो चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाई दिया. क्या दिखाई दिया स्टूडेंट, चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाई दिया. अर्नेस्ट मैके का अनुमान है, ठीक है, कि चबूतरे पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा. ठीक है, आगे लिखा हुआ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कुबड़ वाले बैल. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से किस तरह की बैल की बात हो रही है, कुबड़ वाला बैल. कुबड़ वाले बैल की आकृति अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं. ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है स्टूडेंट, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है कुबड़ वाला
बैल, जबकि सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, तो वहाँ पर कौन सा बैल मिला है? वहाँ पर मिला है डील वाला बैल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, आपको ध्यान रखनी है। आगे हम चलेंगे, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की पूछा यहाँ पर, लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही? तो और देखिए इसमें क्या क्या लिखे हुए, ऑप्शन हम उनके समझेंगे। लिखा हुआ ए में लिखा हुआ 4, बी में 5 और सी में 7 और डी में 3। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की विकसित जो रही है, तो इसमें उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि उत्खनन में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि सैंधव सभ्यता की जो तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखें, ईसा पूर्व जो होता है इसमें काउंटिंग जो होती है वो कैसी होती है कि नीचे की साइड होती है, यानी कि कैसी होती है कि उल्टे क्रम में होती है। ठीक है ना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में नहीं बल्कि घटते हुए क्रम में होती है। ठीक है, 23 से देखिए 17 पे आ गया, तो 23 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक निर्धारित होती है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठ पर थी, यानी कि अपने डेवलपिंग के पूरी मतलब शिखर पर थी। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका जो आंसर माना, स्टूडेंट बी माना है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही? तो हम कह सकते हैं पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता तो कितने वर्ष तक जीवित रही स्टूडेंट? 5 शताब्दियों तक, सॉरी 5 वर्ष कह रही मैं, 5 शताब्दी तक जीवित रही। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल। सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। बात करें अगर हम आलमगीर की स्टूडेंट, तो आलमगीर जो है स्टूडेंट ये कहाँ है? मेरठ में है। और आलमगीर जो है ये बच्चों ये कैसा स्थान है? ये पूर्वी स्थल है। क्या पूर्वी स्थल है। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है कि मेरठ जो है, मेरठ जिले में हिंडन नदी जो है सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, यानी कि सैंधव सभ्यता जो है उसका पूर्वी एरिया पड़ता है मेरठ जिला नहीं बल्कि मेरठ मंडल है स्टूडेंट। ठीक है, गाजीपुर जिला है। तो यहाँ पर क्या है? मेरठ मंडल में हिंडन नदी के पर स्थित सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी जो एरिया है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीर क्या है? सबसे पूर्वी एरिया है। जब उसका उत्खनन हुआ था 1958 में, और ये जो क्या बोलते हैं उत्खनन जो हुआ तो किसके द्वारा किया गया? ये उत्खनन किया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, यज्ञदत्त जो शर्मा हैं, यज्ञदत्त शर्मा, इनको वाईडी शर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट, इसमें देखिए मैं क्वेश्चन पर जा रही हूँ, क्वेश्चन में 3rd में इसका राइट आंसर पे हम जाएंगे। 3rd में क्या कहा गया कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में। ध्यान आ गया आपको? उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो लिखा ऑप्शन वाईडी शर्मा के द्वारा, या फिर ए घोष के द्वारा, वी के थापड़ द्वारा, या फिर बी लाल द्वारा। स्टूडेंट अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट ए क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, सैंधव सभ्यता के बाँट किसके गुणक थे? सैंधव सभ्यता के जो बाँट थे बच्चों, जो वजन को तोलने वाली जो बाँट थे वो किसके गुणक थे? 15 के, 16 के, 17 के या फिर 18 के? तो हम बात करें सैंधव संस्कृति किसकी स्टूडेंट? अगर हम बात करें सैंधव संस्कृति की बाँटों की प्रमुख विशेषता थी उनका घनाकार होना। क्या थी उसकी सबसे बड़ी प्रमुख जो विशेषता थी वो क्या थी? उसका घनाकार होना, इसका फीचर्स था। और इसकी जो संख्या थी बाँटों की, ठीक है, वो क्या थी? वो थी 16 के गुणकों में प्रयुक्त होना। 16 के गुणकों में प्रयुक्त होना, यानी स्टूडेंट इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? बी इसका क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर आगे हम चलेंगे, इसमें लिखा हुआ है पक्की मिट्टी के बने हल। देखिए लिखा हुआ है पक्की मिट्टी के, देखिए पक्की मिट्टी बनने के हल का प्रतिरूप, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पक्की मिट्टी की मतलब बनावली से, कालीबंगा से, या फिर हम देखेंगे चाहिए कालीबंगा से, राखीगढ़ी या फिर रंगपुरा से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है
वो क्या है इसका राइट आंसर, वो है बनावली। अब बनावली कहाँ पड़ता है ये, अब हम इसको समझेंगे। बनावली पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर। देखिए बनावली स्टूडेंट कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा। और हरियाणा में ही क्या है, फरीदाबाद। ठीक है, पहले इसका नाम था फतेहाबाद, लेकिन अब वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं, फरीदाबाद के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और ये जो खोज जो की थी स्टूडेंट बनावली, जहाँ पे आपको क्या मिला था, हल मिला था पक्की मिट्टी से बना हुआ। ठीक है, तो इसकी जो खोज की थी 1974 में की थी, RS बिष्ट ने की थी। और यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ। तो पक्की मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ, बनावली से। बना मतलब पक्का कोई चीज़ बनी तो वो जल्दी से फूटेगी नहीं। तो पक्के हल की बात हो रही, तो पक्का हम कैसे याद करेंगे मन के अंदर, बनावली, यानी कि पक्का है, पका हुआ है आग में तो वो टूटे फूटेगी नहीं, यानी बना हुआ है, बनावली। बनावली कहाँ स्टूडेंट, हरियाणा में, हरियाणा के जिले में फतेहाबाद, यानी कि फरीदाबाद जिसे सब कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तर से हल से जुते हुए खेत, ये पूछा जाता है स्टूडेंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य की अगर बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। ठीक है, और ये क्या है, प्राक सैंधव स्तर के हैं। ये नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा कि जुते हुए खेल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। आगे देखिए लिखा हुआ, नवीनतम अनुसंधानों में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया है। अब क्या लिखा हुआ है कि नवीन जो अनुसंधान हुए, जो रिसर्च हुए, उसमें राखीगढ़ी, क्या स्टूडेंट, राखीगढ़ी जो है विशालतम सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर माना गया है। राखीगढ़ी आपने देखा ना, राखी जो ना हाथ में बांधते हैं, तो आप अपने माइंड का ट्री बना लीजिए। राखी हाथ में बनती है तो हाथ क्या करता है, शोभामान हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अपनी तरीके से राखी कैसी हो गई, विशाल हो गई। ठीक है ना, तो हम क्या मान लेंगे, राखी क्या है, विशालतम नगर है, एक तरह से मान लेंगे हम इसको माइंड का ट्रिक लगा करके। और ये क्या है, हड़प्पा कालीन नगर, विशालतम हड़प्पा कालीन जो नगर है वो क्या है, राखीगढ़ी। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि धान की भूसी, क्या लिखा स्टूडेंट, धान की भूसी के शाख से कहाँ से प्राप्त हुए, तो रंगपुरा से। और हम रंग से याद कर लेंगे, धान की भूसी कैसे होती है, येलो कलर की होती है। कहती है कैसे होती है स्टूडेंट, येलो कलर की होती है, तो हम येलो कलर से ध्यान रख लेंगे, धान की भूसी रंगपुरा, ये आपको ईजी हो गया। और राखीगढ़ी का विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया इसको। ठीक है, आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें क्या करना है, मैच करना है। एग्जामिनर काफ़ी आपको जो देगा एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस, वो मैचिंग वाले भी होंगे, उसमें नई वाले भी क्वेश्चन होंगे, तो उनको थोड़ा ध्यान से करना होता है। इसमें क्या करता है कि आपके माइंड को अच्छे से चेक करता है एग्जामिनर, ताकि आपका इसमें कन्फ्यूजिंग होने का भी ज़्यादातर चांसेस रहता है। तो आपको क्या करता है, कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा देगा एग्जामिनर। इसमें लिखा हुआ सूची ए को बी से सम्मिलित करना है। ठीक है ना, सूची ए को बी से हमें सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत कहाँ मिला था स्टूडेंट, ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, कालीबंगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, कालीबंगा, सी का डी, कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने आगे इसमें एक नर्तकी की आकृति नहीं पढ़ी है, गोदीवाड़ा भी नहीं पढ़ा है, और स्वाधान भी नहीं पढ़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कालीबंगा हो गया, सी का कौन सा हो गया, 4, सी का 4 देखिए कहाँ है, देखिए सी का 4 ये दिया होगा सबसे लास्ट। ठीक है, सी का 4 सबसे लास्ट में दिया होगा, तो हमें इसके आंसर पे आसानी से पहुंच जाएंगे। किससे पहुंच जाएंगे, सी के 4 पे। ये देखिए इसमें दिया हुआ डी का थर्ड, यानी कि लिखा हुआ ना मोहनजोदड़ो जो है स्टूडेंट, उसका थर्ड एक नर्तकी की आकृति की मिली, यानी कि एक लड़की नाचती हुई मिली, गुड़िया जिसे कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है ना, अब कालीबंगा जुता हुआ खेत हो गया। ठीक है, उसके बाद में बी का सेकंड है, अगर हम बी की बात करें, लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा मिले, और हड़प्पा का ये ए का फर्स्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझेंगे। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है।
खंबात की खाड़ी के निकट क्या स्थित है स्टूडेंट? लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। लोथल एक जगह का नाम है और गोदीवाड़ा क्या है? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान में क्या स्टूडेंट? हनुमानगढ़ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुड़े हुए खेत में कालीबंगा से जुड़े खेत में पढ़ लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधान कहा गया है, जिसे R37 भी नाम दिया गया है, जिसको R37 नाम दिया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी मिली, जो आपने यहाँ पढ़ा था। देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा उसके आधार पर हम समझेंगे। सबसे पहला हम इसमें जो पूछा गया है, लोथल से क्या मिला? गोदीवाड़ा मिला, ठीक। उसके बाद में राजस्थान के हनुमानगढ़ से क्या मिला? घग्गर नदी किनारे क्या मिला? कालीबंगा। कालीबंगा स्टूडेंट कहाँ पर है? राजस्थान में। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक। अब पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है स्टूडेंट, क्या है? पंजाब प्रांत है, वहाँ पे पंजाब में क्या रावी नदी है, तो वहाँ पर बाएं रावी नदी के जो बाएं जो तट है वहाँ पे हड़प्पा नगर है। क्या स्टूडेंट? हड़प्पा नगर क्षेत्र के वहाँ पर एक क्या मिला? कब्रिस्तान। देखिए पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा नगर के वहाँ पर एक क्या मिला स्टूडेंट? दक्षिण एरिया में क्या मिला? कब्रिस्तान मिला, जिसको समाधान बोला गया, जिसको R37 भी बोला गया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें पाकिस्तान के जो पाकिस्तान जो स्टूडेंट वहाँ पे सिंधु प्रांत है, क्या है? सिंधु एक एरिया है, वहाँ पे लड़काना जिला, कौन सा जिला स्टूडेंट? लड़काना जिला है। और लड़काना जिले में क्या है? सिंधु नदी है, क्या स्टूडेंट? सिंधु नदी है। उस नदी के दाहिने तट पे स्थित है मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी करने वाली मूर्ति, जो हमने बी में भी पढ़ी थी, ठीक है। इसको क्या करना है आपको? कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे आगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। देखिए इसमें करीब मुझे इसमें 59 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। सैंथम जो सभ्यता है, और 2 पार्ट में हम डिवाइड करने के बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, तब हम समझेंगे। क्योंकि एक दिन में अगर पढ़ाऊँगी तो मैं पढ़ा दूँगी, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी और वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। शॉर्ट थोड़ी वीडियो करूँगी तो आप ईजी वे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। तो हम आज 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशु मुद्रा पर अंकित है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2013 का है। क्वेश्चन जो प्रीवियस दिया हुआ है, और 2016 में भी 2006 में भी आ चुका, 2013 में भी आ चुका। और मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करवाया था प्रीवियस में वीडियोज़ में देखिएगा आप, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी था। तो मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। बताइए क्या ट्रिक थी? मैंने ही बताया था। पहले हम पढ़ लेंगे सभी को। पहले में ऑप्शन में क्या चीज़ है? सिंह, हाथी, भैंस और वृषभ। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। सी में दिया हुआ सिंह, गेंडा, भैंस और घोड़ा। वृषभ, भैंस, हाथी, घोड़ा और गेंडा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसका सबसे राइट जो आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट? देखिए राइट आंसर इसका स्टूडेंट बी स्टूडेंट। कैसे? मैंने आपको बताया था कि व्याघ्र मतलब शेर, ठीक। उसके बाद में क्या देगा? हाथी। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है इसके अंदर? व्याघ्र। उसके बाद में ट्रिक लगाइए आप, उसके बाद में कौन है? हाथी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? गेंडा। क्या है स्टूडेंट? गेंडा। उसके बाद में क्या है स्टूडेंट? भैंसा, ठीक है ना। भैंसा जो है कम पावरफुल। एक पावरफुल की अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन ईजी वे में याद हो जाएगा। देखिए इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो से पुरातात्विक मौके से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर जो है इसकी विशेष प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके साथ साथ इस मोहर में त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बिठाया गया है। त्रिमुखी पुरुष यानी कि 3 मुख वाला जो पर्सन है, जो क्या है? मैन है, वो कैसा बैठा हुआ दिखाई दिया। दाहिने ओर एक हाथी है, दाहिने ओर यानी कि सीधे हाथ पर क्या? हाथी है। और बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ पर एक क्या है? बाघ है, शेर है, और एक गेंडा और एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे क्या है? 2 हिरण हैं जो खड़े हुए हैं। मार्शल ने इसे
शिव का आदि रूप बताया। ठीक है, और मार्शल कौन थे बच्चों? पुरातात्विक और जो उत्खनन करता थे ये। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में समझेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं हुआ? कौन सा प्राप्त नहीं हुआ? देखिए नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्या इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने वृषभ भी पढ़ा, गजमेज हाथी भी पढ़ा, व्याघ्र भी पढ़ा, लेकिन गाय का इसमें कहीं पर जिक्र नहीं है, तो गाय इसका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो किस पर विद्यमान है? ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ दोबारा क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित, सैंधव सभ्यता से रिलेटेड सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पुरा स्थल जो हैं, सबसे ज़्यादा पुराने जो स्थल हैं किस नदी के तट पर मिले? तो लिखा ऑप्शन में ए सिंधु, बी में सतलुज, और सी में घग्गर, और डी में हिंडन। तो राइट आंसर स्टूडेंट घग्गर, घग्गर यानी कि सी इसका राइट आंसर। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सैंधव सभ्यता से संबंधित अब तक 1400 पुरास्थलों का पता लग चुका है। सैंधव सभ्यता से 1400 पुरास्थलों का लगभग पता लग चुका है, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाई गई हैं। 40 बस्तियां पाई गई हैं। ठीक है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु गंगा के बीच मैदान में स्थित हैं, जहां कभी घग्गर तो कभी हाकड़ा तो कभी सरस्वती नदी बहती थी। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जो क्षेत्र है वो सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। क्या स्टूडेंट? सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु संस्कृति से संबंधित, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस सिंधु संस्कृति संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा स्थल? मांडा स्थल पूछा, किस नदी के किनारे स्थित है? वो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। तो देखिए लिखा हो स्टूडेंट ऑप्शन रावी नदी। क्या स्टूडेंट? रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। क्या स्टूडेंट? सिंधु नदी या फिर चिनाब नदी। अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, तो सिंधु संस्कृति से संबंधित जो स्थल है उसका नाम क्या है? मांडा। तो वो किसके? चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम इसके समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया हुआ है? एक्सप्लेनेशन में ये बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में समझिए। इसमें बताया हुआ कि मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ स्टूडेंट? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, 1982 में जेपी जोशी, 1982 में जेपी जोशी जो है इन्होंने खोज की थी। कहाँ? चिनाब में, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से प्राक हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए समझिए इसको। इसमें बता रहे हैं कि मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा में एक जगह है जो तहसील लगती है, वो अखनूर लगती है। अखनूर तहसील में चिनाब नदी जो है स्टूडेंट, चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की। इसके साथ साथ यहाँ पर प्राक हड़प्पा, ठीक है, कौन सी हड़प्पा? प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर तीनों काल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे नए क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि पश्चिमी जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। अगर हम बात करें इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिधर गाज़ियाबाद का एरिया लगता है, गाज़ियाबाद मेरठ का, या फिर राजस्थान, या फिर गुजरात, या फिर पंजाब। तो लिखा हो स्वतंत्रता के बाद की बात की गई तो सैंधव पुरास्थल सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए हैं? वो खोजे गए स्टूडेंट गुजरात में। क्या स्टूडेंट? गुजरात में, यानी सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल,
धौलागिरी, रंगपुरा, सुरकोटड़ा, मालवा, रोजदा, देसलपुर। ये क्या है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बताया हुआ है राजस्थान का प्रमुख जो स्थल है कालीबंगा है। क्या है स्टूडेंट? और कालीबंगा में क्या मिला था, क्या पढ़ा था अभी हमने? जुते हुए खेत मिले थे। इनकी जो खोज की थी स्टूडेंट वो किसने की थी? अमलानंद ने की थी। कब की थी? 1900। अमलानंद घोष ने की थी 1953 में की थी। फिर बाद में क्या था? हरियाणा हमने क्या पढ़ा था? राखीगढ़ी पढ़ा था, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? बनावली पढ़ा था हरियाणा में। हरियाणा के प्रमुख जो स्थल हैं वो कौन कौन से देखिए? एक तो राखीगढ़ी, हमने क्या पढ़ा था? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में क्या मिला था? हड़प्पा के नगर में सबसे बड़े, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था बनावली, ठीक है ना, बनावली पढ़ा था। तो बनावली हमने क्या पढ़ा था? हमने बताया था फरीदाबाद के ज़िले में लगता है ये बनावली। उसके बाद है मिथातल और सिसवल, ये क्या है? हरियाणा के प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यानी कि जो गाज़ियाबाद का जो एरिया, गाज़ियाबाद मेरठ का एरिया है जिसमें लोनी भी आता है, उसके अंदर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलासा, ये इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे सिंधु सभ्यता के लक्षण मिले हैं या वहाँ पर खुदाई में कुछ चीज़ें मिली हैं। और जब पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें कौन कौन से हैं? रोपड़, बाड़ा, संगोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिक लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। हमने भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अनपढ़ थे, उनमें कोई वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है उनकी लिपि, यानी कि प्रॉपर उनके पास क्या थी? भाषा नहीं थी मगर लिपि थी। तो वो लिपि किससे मिलती थी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो देखिए लिखा हुआ है, पहले लिखा आभूषणों में या फिर मूर्तियों से, मोहरों से या खिलौनों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है, ठीक है। इसके लिए मृदभांडों, कुल्हाड़ियों और ताम्र पट्टिकाओं पर लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे। 400 से लेकर 500 तक चित्राक्षर थे, यानी कि चित्रों के द्वारा, एक्सप्रेशन द्वारा समझा जाता है किसी चीज़ को, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। चित्राक्षर को पिक्टोग्राफ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखेंगे। इसकी लिखावट क्रमशः जो थी दाएं से बाएं होती, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, दाएं से बाएं ओर लिखते हैं, यानी कि सीधे से उल्टे तरफ लिखते हैं। तो अब उस टाइम पर भी सीधे से उल्टे की साइड लिखा जाता था, ठीक है ना। दाएं सीधे से उल्टे की साइड, राइट हैंड टू लेफ्ट साइड लिखा जाता था। तो उस टाइम भी और इस टाइम भी इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है। बस इसमें क्या था? पिक्चरों के द्वारा लिखा जाता था। और इसमें क्या था? 64 जो चिन्ह थे। यहाँ पे सिंधु घाटी की बात हो रही है। और सेंथव की सभ्यता की अगर बात करें तो उसमें बताते हैं सेंथव सभ्यता में कि वहाँ पर लिखित के प्रमाण नहीं मिले, और यहाँ पर लिपि की बात की गई है, ना कि भाषा की। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, आगे इन्होंने दिया हुआ है वह संदर्भ पुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। झूकर झांगर संस्कृति, ये 2003 में क्वेश्चन आया। तो लिखा हुआ है सुरकोटड़ा, चहुंदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी, यानी कि चहुंदड़ो में झूकर झांकर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में देखेंगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 14 में कहा हुआ है एक विकसित, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं कि एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ स्टूडेंट? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या धौलागिरी से। तो अगर बात करें एक जल प्रबंधन की जो प्रॉपर वे में बढ़िया तरीके से था तो वो कहाँ हुआ था स्टूडेंट? धौलागिरी में। तो देखिए इसका राइट आंसर स्टूडेंट धौलागिरी। समझते हैं एक्सप्लेनेशन में। धौलागिरी से एक विशाल जलाशय मिला है, एक बड़ा तालाब मिला है जिसका जो आकार था 80.4 था, 4 मीटर था, और 12 इसमें गुणा किया हुआ था, ठीक है ना। और इसकी जो गहराई थी, यानी कि ये इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है। 80 से लेकर लंबाई और 12 मीटर इसमें दी हुई है, लंबाई चौड़ाई मिला के जो भी था इसका। इसमें लिखा हुआ है जो इसकी गहराई थी 7.5 मीटर थी, और इसमें 2,50,000 घन
पानी जमा हुआ था और इसकी एक अपने आप में अद्भुत क्षमता थी। धौलागिरी के जो निवासी थे एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे। इस तरह का ये प्राचीनतम साक्ष्य ये प्राप्त हुआ। उस टाइम का सबसे बड़ा ये क्या था स्टूडेंट, जलाशय था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक विकसित जल प्रबंधन की बात की है तो कहाँ मिला स्टूडेंट, धौलावीरा में। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं स्टूडेंट। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या फिर सरस्वती के तट पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट रावी। हमने पढ़ा था अभी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, तो 20 का राइट आंसर है। इसको समझेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दोबारा समझ लेंगे स्टूडेंट। देखिए इसमें हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हुए हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर हैं कौन कौन से, एक तो मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो और कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी गए सिंधु नदी तट पर स्थित नगर हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंधु नदी सभ्यता का कोई स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये ध्यान रखना आपको, गंगा नदी के पर कोई भी नहीं है। गंगा नदी के तट पर सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा हिट कर लाइन कर देती हूँ। सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आगे देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी कि जो गाजीपुर और मेरठ का एरिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता सैंधव स्थल जो है आलमगीरपुर और हुलासा तथा बड़ा गांव स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। इन 15 क्वेश्चन को मैंने इन क्वेश्चन को हमने क्या करा, सोल्व करने की कोशिश की। आगे जो हमारे 30 क्वेश्चन नहीं, 30 क्वेश्चन करना है, अभी तो हमारे 15 ही हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखो मोहनजोदड़ो के महान स्नानगार की खोज किसने की, तो किसने की, ऑप्शन में दिया हुआ है मार्शल में, माधव स्वरूप वत्स ने, आर.डी. बनर्जी या फिर कन्निंघम ने की। तो अगर मोहनजोदड़ो की बड़े स्नानगार की बात करें तो उसकी जो खोज की थी स्टूडेंट वो की थी किसने की थी, राखालदास बनर्जी, यानी कि इनको आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है राखालदास बनर्जी को। देखिए लिखा हुआ, इनकी फुल फॉर्म लिखी राखालदास बनर्जी। इसी स्थल से महान स्नानगार का साक्ष्य प्राप्त है। इसकी लंबाई वगैरह मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, इसके मध्य में एक स्नान कुंड भी था। ठीक है, यानी कि स्नानगार के अलावा एक कुंड भी था। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, सिंधु घाटी में समाज में कौन सा पशु शक्ति का प्रतीक था। सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु जो था शक्ति का प्रतीक था, तो वृषभ, घोड़ा या फिर सिंह या फिर गज। ठीक है, तो देखिए आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जाहिर है हम लोग कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा से पावरफुल वो सिंह है, यानी कि शेर है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है, गज, घोड़ा, जो कुछ भी हम कहेंगे। लेकिन उनके मुताबिक सिंधु सभ्यता की बात की तो इसमें क्या राइट आंसर इसका ए, यानी कि वृषभ इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुताबिक जो पावरफुल जो पशु था वो कौन था, वृषभ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ, 18 में कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति का जो उदय हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ हुआ, तो पूर्वी उपमहाद्वीप में या पश्चिमी या फिर उत्तर पश्चिमी या फिर दक्षिण पश्चिमी। तो उसके राइट आंसर की बात करें तो उत्तर पश्चिमी। हड़प्पा संस्कृति का उदय कहाँ हुआ, उत्तर और पश्चिमी में। ठीक है, पश्चिम एरिया ये लगे मेरठ की ये सब चीज़ें। ठीक है, और लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया। किसने स्टूडेंट,
चार्ल्स मेसन ने क्या क्या उल्लेख किया हड़प्पा के टीले का 1826 में। इसके बाद जनरल कनिंघम 1853 में, फिर 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर पूरा वस्तुएं यानी कि पुरानी जो वस्तुएं थी वो प्राप्त की गई। इसके अलावा इनमें और भी फैक्ट दिया हुआ है। 1912 में जेएफ फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसके बाद बस अपने को क्या करना है, एक चीज़ और नीचे वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 80% स्थल जो है सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी हमने क्या पढ़ा था, गंगा के आसपास कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी, तो सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के पास है 80% हड़प्पा सभ्यता का जगह। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सैंधर्व सभ्यता ज्ञात हुई है। तो सैंधर्व सभ्यता कहाँ से ज्ञात हुई है? अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से या फिर सिक्कों से। सैंधर्व सभ्यता की बात की तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है उत्खननों के द्वारा पता चला, तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन यानी कि सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था हड़प्पा का, किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन देखेंगे, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, मैके या फिर मार्टिमर। ठीक है, तो हड़प्पा की आरंभिक खोज की और बात की गई तो उसका राइट आंसर है क्या है बच्चों? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे स्टूडेंट, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 21 समझेंगे। सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? किसका ज्ञान नहीं था? सोने का, चांदी का, लोहा का या फिर तांबा का? सिंधु घाटी का लोगों को जो जिसका ज्ञान नहीं था वो था स्टूडेंट्स लोहा। लोहा का जो स्टूडेंट अगर हम बात करें ज्ञान की, तो वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान आ पाता है, वैदिक काल में जाकर इसका ज्ञान लोगों को आता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर हमें 9 और क्वेश्चन समझना है, देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसमें थोड़े से फैक्ट दिए हुए हैं, इसको समझेंगे। देखिए लिखा हो, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा जो था स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, कांसा किससे मिलकर बनता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कांसा किससे मिलकर बनता है? तो कांसा किससे मिलकर स्टूडेंट बनता है? देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कांसा जो है किससे मिलकर बनता है? तो किससे? टीन प्लस तांबा, टीन प्लस तांबे से मिलकर क्या बनता है? कांसा। कांसा किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? कांसा किससे मिलकर बनता है? कांसा तो टीन और तांबा जब मिलेगी तब क्या बनेगा स्टूडेंट? कांसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन से ये फ़ायदा होता है। आगे देखिए हम चलेंगे, लिखा हुआ है कि तांबा तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी सोना चांदी से भी परिचित थे, मगर किससे परिचित नहीं थे? देखिए सोना चांदी से भी परिचित थे, उस टाइम पर भी सोना चांदी था, लेकिन क्या उस टाइम नहीं था? लोहा। ठीक है, आगे पर देखेंगे, हड़प्पावाई लोग लकड़ी के हल्लों का प्रयोग भी करते हैं। तो देखिए लकड़ी के हल्लों का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लकड़ी के हल्लों का प्रयोग कब किया गया? तो हड़प्पा काल में किया गया। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। हड़प्पा काल में फसल काटने के लिए किसका यूज़ होता था? हंसी होते थे, पत्थर के बने हुए। हड़प्पावासी चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगाते थे। अफगानिस्तान और ईरान से क्या आती थी? चांदी आया करती थी, हड़प्पावासी मंगाया करते थे। सोना जो था स्टूडेंट दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से आता था और अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, सोना कहाँ से आता था स्टूडेंट? दक्षिण भारत से आता था, कर्नाटक से और अफगानिस्तान से आता था, ये आपको याद रखना है। और चांदी जो थी अफगानिस्तान से आती थी। और फसल काटने के लिए हंसिया कैसा होता था? हंसिया पत्थर का बना होता था। और लकड़ी के उस टाइम हल का यूज़ किया जाता कहाँ? हड़प्पा काल की सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 8 क्वेश्चन बचते हैं एक्सप्लेन होने के लिए, बाकी हम इसको ये जो आज की वीडियो यहीं इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, 22 को अगर हम देखें, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के बीच
हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है। दोबारा क्वेश्चन हम देखेंगे। मांडा पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर पर आता है, यानी कि जहाँ से हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर है वहाँ पर मांडा का पुरातात्विक स्थल है। तो वो किस नदी के तट पर आता है, ये सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा हुआ झेलम, चिनाब, घग्गर या फिर सिंधु। तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, चिनाब। चिनाब जो है मांडा का पुरातात्विक स्थल है जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, फैक्ट को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी में दैमाबाद है। तो दैमाबाद कहाँ पर है स्टूडेंट, दक्षिणी में। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी में दैमाबाद है जो 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी के तट पर क्या स्थित है स्टूडेंट, दैमाबाद। ठीक, और दैमाबाद किससे रिलेटेड है, हड़प्पा संस्कृति से, और ये कैसा दक्षिणी स्थल है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है वह दाशक नदी के किनारे सुतकोदड़ा है। सुतकोदड़ा कौन सा है, पश्चिमी स्थल है। दक्षिणी स्थल दैमाबाद है हड़प्पा का। ठीक है, और इसके पूर्वी स्थल की बात करें, किसके, हड़प्पा कालीन पूर्वी स्थल की बात करें तो नदी हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हमने क्या पढ़ा था अभी, मेरठ में। कहाँ पढ़ा था स्टूडेंट, मेरठ में पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए क्या विशेषता है। पहले लिखा हुआ अर्थव्यवस्था, बी में धार्मिक जीवन, और सी में नगर योजना, और आगे लिखा हुआ है सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो फीचर्स था वो क्या था, वो था नगर योजना। ठीक है, अब हम समझें नगर योजना को थोड़ा सा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। नगर जो थे हड़प्पा के वो जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि सड़कें कैसी थी, समकोण पर, त्रिकोण पर, इस तरीके से। तो सड़कें जो थी स्टूडेंट समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर जो थे स्टूडेंट दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले दो भागों में विभक्त थे। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए क्या है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले की बात करें, और सड़कें क्या थी, एक समकोण पर दूसरे को काटा करती थी, और नगर जो थे जाल की तरह व्यवस्थित थे, और दो भागों में क्या थे, एरिया को डिवाइड किया हुआ था, एक तो पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। ठीक है, अगर हम आगे फैक्ट की बात करें तो लोथल, सुतकोतड़ा अलग अलग दो टीले नहीं थे। लोथल और सुतकोतड़ा जो थे स्टूडेंट वो अलग अलग जो है टीले नहीं थे, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मतलब कि दोनों जो है उनके आसपास क्या थी, बहुत ऊंची ऊंची प्राचीर दीवारें थी जो उनकी रक्षा किया करती थी। और आगे देखिए लिखा हो, चहुंदड़ो मात्र एक ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत मतलब जहाँ पे दुर्ग बने होते हैं, यहाँ पर कोई दुश्मन अटैक नहीं कर सकते। चहुंदड़ो एक ऐसा एरिया था। और धौलावीरा जो होता है स्टूडेंट, उसको 3 भागों में बांटा गया था। इंपॉर्टेंट अपने आप में इसको याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है कितनी भागों में बांटा हुआ, क्योंकि अभी हमने इससे पहले 2 पढ़ा है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में 2, 3 कई सारे दिखा। तो हमने यहाँ पर क्या, सिंधु सभ्यता के जो एरिया थे वो 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, और धौलावीरा जो था ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, 24 में देखिए लिखा हुआ है, कौन हड़प्पा संस्कृति का स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है खुदाई से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर देखिए क्या है, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो क्या है इसका राइट आंसर, लोथल। लोथल एक हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है खुदाई में प्राप्त हुई। ठीक है, अगर हम बात करें फारस की खाड़ी की, तो एक समुद्री व्यापार हुआ करता था यहाँ पर फारस की खाड़ी में, और यहाँ से फारस की खाड़ी से क्या हुआ था, मुद्रा मिली थी उत्खनन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा हुआ, लोथल जो है, लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले।
इसके अलावा लिखा लोथल से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण मिले जिसमें यह सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। युग्मित समाधियों के उदाहरण मिले, युग्मित 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण मिले, ये इसका आंसर। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा लोथल और चहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। तो लोथल और चहुंदड़ों की बात हो रही है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन था। पहले लिखा हुआ जहाज निर्माण, दूसरा लिखा हुआ मन का उद्योग, मन का मतलब ज्वेलरी के प्रोडक्शन से बात की गई इसमें। तीसरा दिया हुआ हथकरघा या फिर वस्त्र उद्योग, और डी में दिया हुआ धातु क्रम उद्योग। ठीक है, तो बात करें इसकी राइट आंसर की, तो लोथल और चहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो था वो था मन का उत्पादन, यानी कि ज्वेलरी जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, उसकी बात की गई है चहुंदाड़ों और लोथल में। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। इसमें लिखा एक्सप्लेनेशन में लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में, लोथल का स्टूडेंट अहमदाबाद के अंतर्गत है, गुजरात के अहमदाबाद में, जबकि जो चहुंदाड़ो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व स्थित है। दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के चहुंदाड़ो में स्थित है। तो ये चहुंदाड़ो जो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व स्थित है। लोथल और चहुंदाड़ो जो है औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में फेमस है। लोथल और चहुंदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो है ज्वेलरी बनाने का कारखाना है। उत्खनन स्थलों से साक्ष्य से ये बात पता चली है। ठीक है, प्लीज़ आप ये मन का जो उद्योग है, ये धातु कर्म उद्योग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, कई बार इसमें पढ़ के। आगे लिखा हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर, और रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे सिंध नदी, झेलम नदी, भादर नदी या फिर दसनी नदी। इसका राइट आंसर स्टूडेंट सी, यानी कि भादर नदी। रंगपुर के नदी के जो भादर नदी है वो रंगपुर नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो अलग और फैक्ट दिए वो हैं रंगपुर की खोज जो है रंगपुर की खोज है 1954 में SR राव ने की थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी, मैंने आपको बताया था रंगपुर धान की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि के किए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर कहाँ पर है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से स्थित है ये। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर कैसे थे। सिंधु सभ्यता के घर के लोगों के घर जो थे स्टूडेंट वो कैसे थे? वो पत्थर के बने हुए थे, मिट्टी के बने थे, कच्ची ईंट के बने थे या फिर पक्की ईंट के बने थे। तो इसके जो घर थे सिंधु सभ्यता के लोगों के वो कैसे थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। अभी हमने पढ़ा था ना, तो भागों में डिवाइड था, तो वो पक्की ईंटों के बने तभी तो डिवाइड होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इम्पोर्टेंट नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले। आगे देखिए फैक्ट में लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे अधिक प्रचलित ईंटों का आकार प्रचलित है। ठीक है ना, जिसका रेशो दिया हुआ है 4:1 करके दिया हुआ है। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंट या पक्की ईंट बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे, जो इसी के बनाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अनेक क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? लोथल किस जगह पर है, कालीबंगा किस जगह पर है, आलमगीर कहाँ पर है, चौंधड़ो कहाँ पर है? हमने क्या पढ़ा था? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसका बी आंसर आलमगीरपुर मेरठ में है, जो कि मेरठ कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे इसकी फैक्ट की, तो आलमगीर जो है हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोदड़ा से 1600 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आलमगीरपुर जो है उसको उत्खनन जो किया था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, जिसको क्या YD रेड्डी कहा गया 1998 में।
ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 29, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 29 में। देखिए, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो सूती वस्त्रों के प्रमाण की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चौंतड़ो में, बनावली में, तो मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्रों का पता चल रहा है। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर जो है कपास की खेती होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे फैक्ट दिए हुए हैं, सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरा स्तर पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले मेहरगढ़ में पुरातन स्तर पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ में। ठीक है, विश्व में कपास अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं स्टूडेंट? सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिले। कपास जो है सैंधव लोगों की मुख्य फसल थी। ठीक है ना, कैसी फसल थी स्टूडेंट? मूल फसल थी इनकी, किसकी? सैंधव सभ्यता के लोगों की कपास मूल फसल थी। इसी के कारण यूनानी सिंध जो थे, यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु सभ्यता से निकलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में बहुत ज़्यादा, कि सिंधु शब्द कैसे कैसे निकला, तो एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, और लोथल कहाँ है स्टूडेंट? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हरियाणा में गलत। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। जो गलत इसका आंसर स्टूडेंट वो क्या है? हरियाणा, यानी कि कालीबंगा जो है वो हरियाणा में नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ है स्टूडेंट? राजस्थान में। कहाँ पर स्टूडेंट है? कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ ज़िले में। इसकी जो खोज की गई थी स्टूडेंट वो 1991 में खोज की गई थी। तो जो खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित एक दुर्ग है जो टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अन्य जो तीनों विकल्प हैं इसमें ठीक दिए हुए हैं। तो जो हमने क्या पढ़ा था? हरियाणा। कालीबंगा जो है स्टूडेंट राजस्थान में स्टूडेंट है। इसी तरह ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। देखते रहिए, अपनी सीट क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए गवर्नमेंट स्कूल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट मी।